नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है दिन भर की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेएसएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सीजीएल परीक्षा रद्द करने की कर रहे मांग। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज सोमवार को हजारों अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के समक्ष पहुंचे। यहां आक्रोशित अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ में जमकर विरोध किया है। उनका कहना है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक किया गया है। लाखों रुपए लेकर जेएसएससी सीजीएल का सीट बेचने का भी आरोप लगाया। सबका कहना है कि पैसे लेकर प्रश्न पत्र बांटा गया है। 21 और 22 सितंबर को हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को अविलंब रद्द करना होगा, क्योंकि इस परीक्षा में पूरी तरह से धांधली हुई है। बिना सीबीआई जांच कराए ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की उत्तर कुंजी पत्र जारी किया गया। सिस्टम का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। परीक्षा में 2 साल का प्रश्न पत्र पूछा नहीं जाता। इसके बाद भी इस बार की परीक्षा में वो प्रश्न पूछा गया। सबका कहना है कि 21 सितंबर की रात को ही प्रश्न पत्र लीक किया गया था। सुबह नेट बंद कर छात्रों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। नेट बंद होने से हजारों छात्र परीक्षा से भी वंचित हो गए और नेट बंद होने की वजह से परीक्षा स्थल पर नहीं पहुंच पाए। झारखंड में बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है। यह लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह 4 से 5 साल की तैयारी करने वाले छात्रों की लड़ाई है। चांडिल में मालगाड़ी हुआ डिरेल, बाल बचे दर्जनों लोग। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत चांडिल बाजार के समीप स्थित रेलवे फाटक पर आज सोमवार दोपहर करीब 12:20 पर एक मालगाड़ी का पिछला इंजन डिरेल हो गया। गनीमत रही कि रेल की स्पीड कम थी, नहीं तो उक्त घटना से भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हो सकती थी। जिस वक्त घटना हुआ उस समय कई छोटे बड़े स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी रेलवे फाटक के दोनों ओर खड़े होकर रेल के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले झारखंड आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले झारखंड आंदोलनकारियों को पुलिस ने कांके रोड स्थित राम मंदिर के पास रोक दिया। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जिलों से आए आंदोलनकारी सोमवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे। मुख्यमंत्री आवास के पास सिटी एसपी, एसडीएम, एडीएम और कई डीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। मोर्चा के प्रधान सचिव पुष्कर महतो कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि झारखंड आंदोलनकारी की मान्यता के लिए जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने, राजकीय मान सम्मान के साथ अलग झारखंडी पहचान, बेटे बेटियों को रोजी रोजगार व नियोजन के लिए 100% अधिकार की गारंटी देने की मांग की जा रही है। साथ ही आंदोलनकारियों के लिए सम्मान पेंशन राशि तथा प्रत्येक झारखंड आंदोलनकारी को 50-50 हज़ार की राशि दिए जाने की मांग को लेकर 30 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन और घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्णय लिया गया था। सीएम हेमंत सोरेन से मिला झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा मांगों का ज्ञापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपकर अपनी भावनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य एक लंबे संघर्ष के बाद मिला है। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कई आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत भी दी थी। हम सभी झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान करते हैं। सीएम ने आगे कहा कि हमारी सरकार झारखंड आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों परिजनों को मान सम्मान और हक अधिकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले प्रतिनिधिमंडल में विदेशी महतो, पुष्कर महतो, रोजनील तिर्की, सरोजनी कच्छप, जितेंद्र सिंह कुशवाहा, कार्तिक महता, इम्तियाज खान, रकीब खान, सीता देवी एवं जीतन कोल प्रमुख रूप से शामिल थे। पूर्व मंत्री राजा पीटर ने थामा जदयू का दामन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच पूर्व मंत्री राजा पीटर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के जदयू के केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मौजूदगी में राजा पीटर ने पार्टी ज्वाइन की है। जानकारी के मुताबिक तमाड़ सीट से एनडीए फोल्डर के लिए राजा पीटर चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि राजा पीटर 2009 में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीयो शिबू सोरेन को हरा दिया था। राजा पीटर अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। दुर्गा पूजा में छाएंगे बादल, 2 से 10 अक्टूबर तक बारिश की आसार। झारखंड में दुर्गा पूजा के बाद तक मानसून कायम रह सकता है।
दुर्गा उत्सव में बीच बीच में हल्की बारिश होने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रांची समेत राज्य के विभिन्न भागों में 2 से 10 अक्टूबर तक हल्के बादल छाएंगे और बीच बीच में बारिश भी हो सकती है। दुर्गा पूजा 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 15 अक्टूबर तक मानसून की वापसी हो सकती है। पिछले वर्ष इसकी वापसी 21 अक्टूबर को हुई थी। दुर्गा पूजा के दौरान 10 अक्टूबर तक हस्त नक्षत्र यानी कि हथिया नक्षत्र भी रहेगा। हस्त नक्षत्र की अवधि 27 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो 10 अक्टूबर तक चलेगी। पंडित रामदेव पांडे ने बताया कि इस नक्षत्र में बारिश का योग है, इसलिए दुर्गा पूजा के दौरान बारिश होने का योग है। 11 अक्टूबर से चित्रा नक्षत्र का प्रवेश हो रहा है। हथिया नक्षत्र में कभी कभी लंबी अवधि की बारिश होती है। इस बार शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन दुर्गा माता नाव पर सवार होकर आ रही हैं, इसमें भी बारिश का योग है। 11 से चढ़ने वाला चित्रा नक्षत्र में भी हल्की बारिश का योग बना है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 12 को रावण दहन, आतिशबाजी, पंजाबी हिंदू बिरादरी के दशहरा कमेटी की ओर से 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में रावण दहन सह सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मनोहारी आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर चल रही तैयारी की समीक्षा के लिए रविवार को संगठन के अध्यक्ष सुधीर उग्गल की अध्यक्षता में कड्रू रोड में पंजाबी भवन में बैठक हुई। बैठक में बताया गया है कि सीएम हेमंत सोरेन मुख्य समारोह के अतिथि होंगे। दशहरा कमेटी की ओर से होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय के अलावा उत्तर प्रदेश के लोक कलाकारों द्वारा श्री राम की झांकी, रावण वध के अलावा विभिन्न प्रसंग पर जीवंत झांकी का मंचन किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव पर मंडरा रहा नक्सलियों का खतरा, प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस ले सकती है यह फैसला। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान अति नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम 5 बजे की बजाय 4 बजे तक ही मतदान हो सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस दिशा में पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आईजी अभियान शाह, स्टेट पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने रांची, जमशेदपुर और धनबाद जिले के एसएसपी के अलावा सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। उन्हें इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वह अपने अपने जिले के डीसी से समन्वय बनाकर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के बारे में सूची बनाएंगे। इसके अलावा वैसे मतदान केंद्र की भी सूची तैयार करेंगे जहां किसी अन्य कारण से भी 5 बजे के स्थान पर शाम के 4 बजे तक मतदान कराना उचित प्रतीत होता है। संबंधित जिले के एसपी को सूची तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट भी दिया गया है, जिसमें जिला का नाम, विधानसभा क्षेत्र, प्रखंड व थाना का नाम, मतदान केंद्र की संख्या और नाम, मतदान भवन का नाम और किस वजह से शाम के 4 बजे तक मतदान कराना आवश्यक है, इसके बारे में पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से मामले की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अलावा एडीजी अभियान और सभी रेंज डीआईजी और नोडल आईजी को दे दी गई है। किसानों को एमएसपी पर धान खरीद के अलावा 100 रुपये बोनस, संकल्प जारी। राज्य के किसानों से खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य के अतिरिक्त किसानों को 100 रुपये बोनस दी जाएगी। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। इसमें करीब 60 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त भार पड़ेगा। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान अधिप्राप्ति के दौरान भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल साधारण धान व 2320 रुपये प्रति क्विंटल ग्रेड ए के लिए रखा है। सरकार अब इसके अतिरिक्त 100 रुपये बोनस देगी। बता दें कि इस साल सरकार ने 6 लाख टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है। बोनस देने के लिए राज्य खाद्य एवं रासायनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड रांची को नोडल एजेंसी बनाया है। बता दें कि किसानों को उनके उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा अधिप्राप्ति में उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए पूर्व के वर्षों में भारत सरकार बोनस देती आ रही है। त्यौहार से पहले झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं की ढीली हो सकती है जेब, हो सकता है नया बिजली टैरिफ का ऐलान। त्यौहार से पहले बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम के बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आज 30 सितंबर को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग फैसला सुना सकती है। आयोग के सचिव से मिली जानकारी के मुताबिक नियामक आयोग जेबीवीएनएल के प्रस्ताव पर सुनवाई के पश्चात एक साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 का नया बिजली दर शाम में घोषित करेगा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को जेबीवीएनएल के द्वारा भेजे गए 2024-25 के लिए बिजली के दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यदि इसे मान लिया जाता है तो वर्तमान 6 रुपये 65 पैसे की जगह राज्य में 9 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपये 30 पैसे के स्थान पर 8 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली का भुगतान करना होगा।
अपने पहले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्र स्तरीय कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे जनजातीय विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी लॉन्च कर सकते हैं। प्रधानमंत्री हजारीबाग में 33 जनजातीय समूह के लोगों से रूबरू होंगे। सूत्रों के मुताबिक अपने इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पिछले 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को लॉन्च कर सकते हैं। अभियान का लक्ष्य जनजातीय बहुल आदिवासी परिवारों और गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। अभियान से राज्य के 50% से अधिक एसटी आबादी वाले करीब 10,000 गांवों के लोगों के लाभान्वित होने की सूचना है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी व ग्रामीण, पीएम जनमन योजना अंतर्गत चयनित एवं लाभान्वित युवाओं तथा JSLPS अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के महिला लाभार्थियों की भी उपस्थिति रहेगी। इसी दौरान पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय गांवों में बनी सड़क योजना का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हजारीबाग में 33 जनजातीय समूहों से होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हजारीबाग में प्रस्तावित 3 अहम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पहला कार्यक्रम जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में और दूसरा और तीसरा कार्यक्रम जिले के मटवारी स्थित गांधी मैदान में प्रस्तावित है। हेमंता निशिकांत संग हरिनारायण ने की अमित शाह से मुलाकात। घटवाल जाति को आदिवासी में शामिल करने पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान घटवाल जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रतिनिधिमंडल में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल थे। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस जानकारी को साझा किया। गौरतलब है कि भुइयां घटवाल को आदिवासी में शामिल करने की मांग सालों से उठती रही है। चुनाव के वक्त इस तरह की मांग में तेजी आ जाती है। बता दें कि संथाल में कुछ सीटों पर भुइयां घटवाल मतदाता निर्णायक होते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इनका झुकाव भाजपा के पक्ष में रहा है। हाल में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की मुलाकात पूर्व मंत्री हरिनारायण राय से उनके घर पर हुई थी, जहां राजनीतिक महकमे में मुलाकात की खूब चर्चा रही। बता दें कि हरिनारायण राय एक मात्र घटवाल जाति से हैं, जो 2 बार निर्दलीय विधायक और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और झामुमो से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वह भाजपा के पाले में जाकर भाजपा के जरिए भाग्य आजमा सकते हैं। हक अधिकार के लिए अब 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे आंगनबाड़ी कर्मी। राज्य भर के आंगनबाड़ियों में 5 अक्टूबर से सेवाएं बाधित हो सकती है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने इस डेट से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इस संबंध में उन्होंने अपनी मांगों को पूरा किए जाने में सरकार की उदासीनता का जिक्र करते हुए सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी भी लिखी है। इसकी प्रतिलिपि सभी CDPO, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी DDC, सभी जिलों के DC, समाज कल्याण निदेशालय के पदाधिकारियों, महिला बाल विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत अन्य को भी लिखा है। आंगनबाड़ी कर्मियों के संघ की ओर से देवयंती देवी, अशोक कुमार सिंह, सुशील कुमार पांडे, महेश सोरेन, संजय पासवान समेत अन्य ने संयुक्त तौर पर सीएम को चिट्ठी लिखकर आंगनबाड़ी कर्मियों के मामले में गंभीरता दिखाने और पहल करने की अपील की है। कल्पना सोरेन के प्रोग्राम से पहले टला बड़ा हादसा। गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का फॉल्स सीलिंग गिरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन के कार्यक्रम में बड़ा हादसा हो सकता था। इस कार्यक्रम में कई लोग घायल हो सकते थे, लेकिन उससे पहले एक घटना घट गई और कार्यक्रम स्थल को फिर बदल दिया गया। दरअसल सोमवार को गिरिडीह महाविद्यालय के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन में झारखंड युवा मोर्चा का सम्मेलन था। इस सम्मेलन को कल्पना सोरेन संबोधित करने वाली थी। कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, सजावट हो चुकी थी, बाजा लगाने का काम भी चल रहा था। इसी बीच सोमवार की सुबह कार्यक्रम स्थल के हॉल की फॉल्स सीलिंग गिर गई। जिस वक्त फॉल्स सीलिंग गिरी उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर थोड़ी दूर में थे, इसलिए किसी को चोट नहीं लगी। घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल पहुंचे और पूरे मामले से कॉलेज प्रबंधन को अवगत कराया गया। दिलीप मंडल ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी थी। चंद घंटे में विधायक कल्पना सोरेन वहां पहुंचती और फिर सम्मेलन शुरू हो जाता। कहा कि सम्मेलन से पहले फॉल्स सीलिंग का हिस्सा गिर गया और सम्मेलन के स्थल में फेरबदल कर दिया गया। अब सम्मेलन नगर भवन में किया जाएगा। सेल्फी के कारण बुझा घर का चिराग। 15 साल के बच्चे की नदी में डूबने से हुई मौत। झारखंड की कोल नगरी धनबाद में सेल्फी लेने के चक्कर में दामोदर नदी में डूबने से एक 15 साल के बच्चे की मौत हो गई है। घटना धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र की है, जहां
जामा डोबा डुमरी नंबर 4 निवासी दिनेश जायसवाल के इकलौते बेटे प्रशांत कुमार की मौत हो गई। प्रशांत स्वतंत्र भारत भागा स्कूल में 10वीं का छात्र था। रविवार को दामोदर नदी के काली मेला विनोद पुल के पास सेल्फी लेने के चक्कर में प्रशांत डूब गया। मामले की जानकारी मिलते ही भौराओपी प्रभारी रंजित राम घटनास्थल पर पहुंचे। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए मुनिडी से गोताखोरों की 10 सदस्यीय टीम को बुलाया गया। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने दामोदर नदी से प्रशांत का शव बाहर निकाला। प्रशांत का शव बाहर निकलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। मृतक की मां वंदना देवी, बहन मनीषा और वैष्णवी शव से लिपटकर रोने लगी। इस दृश्य को देखकर हर किसी की आंखें छलक उठी। मौके पर मौजूद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। उक्त घटना की जानकारी मिलने पर झरिया विधायक नीरज पूर्णिमा सिंह काली मेला दामोदर नदी पहुंची। इस दौरान उन्होंने खोजबीन का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। विधायक नीरज पूर्णिमा सिंह ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंडाल के 50 मीटर के दायरे में ठेला लगाने पर रोक। रांची पुलिस दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर ग्रामीण इलाकों में पुलिस की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पूजा पंडाल से 50 मीटर की दूरी तक ठेला खोमचा लगाने पर रोक रहेगी। यह निर्देश ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने जारी किया है। वह ग्रामीण इलाके के डीएसपी और थानेदारों के साथ समाहरणालय में बैठक कर रहे थे। उन्होंने पूजा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने थानेदारों को सख्त निर्देश दिया है कि वह अपने अपने थाना में शांति समिति की बैठक करें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा मनाने की अपील करें। वहीं पंडालों में आयोजकों के जरिए हर हाल में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। इसके अलावा पंडाल और मेले में महिला वॉलंटियर की प्रतिनियुक्ति करें। डीजे वालों के साथ बैठक कर उन पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा रावण दहन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और विसर्जन रूट निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र देख बिफरी बोकारो डीसी केंद्र में फैली थी गंदगी, बिखरे थे सामान, बंद करने का दिया निर्देश। बोकारो उपायुक्त विजया जाधव अचानक कोऑपरेटिव मोड़ स्थित लक्ष्मी महिला मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र पहुंची। मौके पर अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, एसडीपीओ चास प्रवीण कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालगो, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार समेत अन्य उपस्थित थे। उपायुक्त ने केंद्र में भोजन करने वाले लोगों की पंजी की जांच की। पंजी अद्यतन नहीं था। मौके पर उपस्थित कर्मी मुन्ना ने बताया कि पंजी घर पर है। केंद्र में भारी गंदगी थी। भोजन करने वाले मात्र 1-2 लोग ही थे। भोजन की गुणवत्ता काफ़ी खराब थी। केंद्र में केवल चावल एवं सब्जी परोसा जा रहा था। रसोई घर में भी गंदगी व्याप्त थी। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि लगभग 300 लोगों के प्रतिदिन भोजन के अनुसार चावल, चना, सोयाबीन आदि की आपूर्ति की जाती है। निरीक्षण क्रम में केंद्र में अनाज का कोई भंडारण नहीं था। केंद्र में मात्र 100 ग्राम मसूर की दाल, 1 किलो आलू बरामद हुआ। वही बना हुआ भोजन मात्र 6 से 7 लोगों के लिए चावल और सब्जी थी। उपायुक्त केंद्र में व्याप्त गंदगी एवं संचालन की गड़बड़ी देख बिफर गई। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को केंद्र बंद करने की कार्रवाई का निर्देश दिया। वही केंद्र संचालन कर रही समूह के सदस्यों के विरुद्ध भी कार्रवाई का निर्देश दिया। त्योहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने की बैठक, दिए अहम निर्देश। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है। इसके मद्देनजर जमशेदपुर पुलिस के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जिले के तमाम डीएसपी, थाना प्रभारी के साथ पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने बैठक की। वहीं सीनियर एसपी किशोर कौशल ने कहा है कि बैठक में कैसे हमारी बेहतर पुलिसिंग हो, साथ ही दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और चुनाव कैसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसका निर्देश सभी डीएसपी थाना प्रभारी को दिया गया। वही जिले में जितने भी आर्म्स के लाइसेंस जिनके पास हैं उनकी वेरिफिकेशन करने को लेकर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। वही जिले में जितने भी अहम सप्लायर हों या शराब के मामले में या अन्य जितने भी अपराध से रिलेटेड मामले हैं उन सारे मामलों का सत्यापन का निर्देश दिया गया है। साथ ही खुफिया तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है ताकि फेस्टिवल के समय में किसी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। राज्य की सभी 81 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा अटल विचार मंच। यशवंत पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि अटल विचार मंच झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगा। चुनाव आयोग से मंच को मान्यता नहीं मिली है, इसमें लंबी प्रक्रिया है। प्रयास है कि सभी 81 सीटों पर प्रत्याशी उतरे। विधानसभा चुनाव में उनका मुद्दा झारखंड का समुचित विकास, राजनीति में ईमानदारी, नैतिकता और अटल जी के रास्ते पर चलना है। झारखंड में ईमानदारी व नैतिकता की कमी है। अटल विचार मंच किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, अपने बलबूते चुनावी समर में उतरेगा। वे रविवार को सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि देश और झारखंड की राजनीति में मुफ्त में देने का प्रचलन चला है, जिसके वे खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि अटल विचार मंच का गठन 14 दिन पहले हुआ है, उनके पास समय कम है। दुर्गा पूजा से पहले
कोयला कर्मचारियों की चांदी, मिलेगा बोनस। कोल इंडिया के कर्मचारियों को इस बार 93,750 रुपये बोनस मिलेगा। इसका लाभ 2,42,000 कर्मचारियों को मिलेगा। नई दिल्ली में कोल भवन में प्रबंधन व यूनियनों के बीच मानकीकरण समिति के करीब 7 घंटे तक हुई बैठक में बोनस पर समझौता हुआ। पिछले साल 2023 में कोल इंडिया ने 85,500 रुपये बोनस के रूप में भुगतान किया था। इस बार 8,250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बोनस समझौते के लाभ कोल इंडिया के साथ ही सिंग्रेनीज कोल कंपनी के कार्मिकों को भी मिलेगा। कोल इंडिया को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 37,369 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबर। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।